जैसे जैसे सोयाबीन की बुआई का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा उठता ही होगा कि भाई इस साल मैं सोयाबीन की फसल के लिए ऐसा कौन सा बेसल डोज डालूं कि जिसके कारण बुआई के बाद मेरी फसल सशक्त और तंदुरुस्त हो कि मेरी उपज बढ़ सके और मुझे कोई भी टेंशन ना आए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही बेसल डोज के बारे में बताने वाले, एक मतलब कई बेसल डोज के बारे में बताने वाले और उसके साथ हम उसका लॉजिक भी बताने वाले, जिससे आप आसानी से आपके खेत के अनुसार अपने सोयाबीन की फसल के लिए बेसल डोज का चुनाव कर सकते हो। भाई लॉजिक पता होने से आपके फसल में जो एक्यूरेसी लेवल बढ़ती है ना, जो बेसल डोज के चुनाव की, उससे आपका प्रोडक्शन 100% बढ़ता ही बढ़ता है, कुछ भी आपका नुकसान नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में ये सब चर्चा बहुत ही विस्तार से होने वाली है, तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूँ दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, सोयाबीन के फसल में आपका बेसल डोज का चुनाव करने से पहले आपकी सोयाबीन की वैरायटी जो भी दो प्रकार में आपको बताने वाला हूँ, उन दो प्रकार में से किस प्रकार की सोयाबीन की वैरायटी है, इसके ऊपर ही आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का रेशो मेंटेन करना है। पहली बात तो ये कि भाई सोयाबीन की कुछ वैरायटी सीधी बढ़ती है, यानी कि सीधी एक सिंगल टहनी होती है और उसके ऊपर फूल और फलियाँ आती है। और दूसरी एक प्रकार की वैरायटी ऐसी होती है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूटा होता है और वहाँ पे फूल और फलियाँ आती है। तो जो सीधी वाली वैरायटी होती है, जो सीधी बढ़ने वाली जो वैरायटी होती है, उसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो फुटाव करने वाली जो वैरायटी होती है, उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होने की आवश्यकता होती है। अगर आपने फुटाव वाले वैरायटी में नाइट्रोजन एक्सेस किया तो भी फ़ायदा नहीं, और आपने सीधी बढ़ने वाली वैरायटी में फॉस्फोरस एक्सेस किया तो वो भी फ़ायदा नहीं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने जो भी वैरायटी का चुनाव किया है, उस वैरायटी में आपकी सोयाबीन की फसल सीधी बढ़ रही है या फिर फुटाव करके बढ़ रही है। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। तो अभी हम एक थोड़े से ऑप्शन देखेंगे कि भाई आपको ये मेंटेन कैसे करना है। तो हम जो बेसल डोज लेते हैं ना भाई साहब, तो उस बेसल डोज में हम पहले तो एनपीके का एक रेशो मेंटेन करते हैं। तो पहले हम अपने बेसल डोज में एनपीके कैसे लेना है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको सीधे बढ़ना है तो नाइट्रोजन एक्सेस करना है, और आपको फुटा वाली वैरायटी करनी है तो फॉस्फोरस एक्सेस करना है। ये तो बात अच्छे से पता चल गई। तो यहाँ पे आप 12-32-16 भी ले सकते हो, 10-26-26 भी ले सकते हो। जिंक कोटेड एसएसपी और एमओपी और यूरिया के साथ अपने मुताबिक आप रेशो मेंटेन कर सकते हो। और या फिर आप बैलेंस न्यूट्रिशन यानी कि 15-15-15 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 12-32-16 50 से 100 किलो लेना है 1 एकड़ के लिए। 10-26-26 भी आपको 50 से 100 किलो तक लेना है 1 एकड़ के लिए। जिंक कोटेड एसएसपी और यूरिया और एमओपी का मिश्रण जो भी आप करने वाले होंगे, वो आपके मुताबिक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 15-15 अगर ले रहे होंगे तो वो भी आपको 1 एकड़ के हिसाब से 100 किलो यहाँ पे लेना है। तो ये हो गया हमारा एनपीके का रेशो। अभी हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। हमारे जो बेसल डोज में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं, तो कई सारे किसानों के बेसल डोज में क्या होता है, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट होना बहुत ही अच्छी बात है भाई, बैलेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट जाते हैं। लेकिन इस बेसल डोज में हम क्या करने वाले हैं, देखो भाई, सोयाबीन के फसल में जितनी ज़्यादा फूल आते हैं उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो फूल ज़्यादा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोरॉन की आवश्यकता होती है। और बोरॉन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले बोरेक्स पाउडर का। तो बोरेक्स पाउडर हम 1 एकड़ के लिए 3 किलो का इस्तेमाल करने वाले। और उसी के साथ साथ अगर आप ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड है और आपको ऑर्गेनिक में कुछ खाद का इस्तेमाल करना है और अभी बजट में भी करना है, तो आप 10 किलो से लेकर 50 किलो तक मूंगफली की खली हो गए, सरसों की खली हो गए, नीम की खली हो गए, ऐसा प्रोटीन कंटेंट जिसमें ज़्यादा है उसका भी इस्तेमाल आप बेसल डोज में कर सकते हो। और अगर आप बजट बढ़ाना चाहते हो या फिर आपकी सोयाबीन की फसल के अंदर कुछ स्पेसिफिक समस्याएं आती है, यानी कि इल्लियों की ज़्यादा समस्या आती है, जो आर्मी वर्म होता है, फॉल आर्मी वर्म, उसका अटैक आपके सोयाबीन की फसल में हर साल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पे पदान 4G का भी इस्तेमाल 5 किलो के हिसाब से 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपके फसल के अंदर मोजेक वायरस आता है, तो यहाँ पे आप इस बेसल डोज में सिलिकॉन पाउडर भी आप 5 किलो तक यहाँ पे मिक्सिंग कर सकते हो। तो आपका बेसल डोज आपको कैसे बनाना है ये तो आपको पता चल गया है। लेकिन आज के खास बात में हम आपको जो बताने वाले हैं वो बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और अगर हमें आपको अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछने, कुछ सवाल पूछने इमेजेस से संबंधित या फिर आपके फसल से संबंधित, तो हमारा अननिर्माता एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर ले। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं आज के खास बात की। तो दोस्तों, आज की खास बात में हम बेसल डोज के बारे में ही बात करने वाले। अब दोस्तों,
बेसल डोज को डालने का मतलब आपके मन में ऐसा आता है कि भाई मैंने एनपीके डाल दिया, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डाल दिया, आपका अगर कीटकों की समस्या आती है तो वो उसके लिए कीटनाशक भी डाल दिया, अगर कुछ ऑर्गेनिक डालना है तो वो भी डाल दिया, तो इसका मतलब ये निकल के आता है आपके मन में कि भाई अब कुछ देने का ज़रूरत नहीं। तो देखो दोस्तों, कई बार ऐसी ज़मीनें होती है कि जिसमें बेसल डोज देने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें पहले से न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा होता है। और कुछ कुछ ज़मीनें ऐसे होती है कि भाई उसमें बेसल डोज डालने के बाद भी न्यूट्रिएंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट ना हो पाने के कारण आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे आप अपने जो बेसल डोज को स्प्लिट करके भी दे सकते हो, यानी कि उसको डिवाइड करके भी दे सकते हो समय समय पर। क्या होता है, कई बार आप सल्फेट फॉर्मुलेशन का भी इस्तेमाल करते हैं बेसल डोज में, तो वहाँ पे 18-46 या फिर 10-26-26 या 12-32-16 इनके साथ उसका रिएक्शन हो जाता है। तो उसके साथ ना देकर अगर आप डिवाइड करके देंगे, यूरिया के साथ आप जिंक सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर अलग अलग से आप डिवाइड करके उसका एप्लीकेशन करेंगे, थोड़ा डालने में आपको मेहनत और मैन पावर लगेगा, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही शानदार आएगा, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करेगा और समय समय पर अलग अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। वो उस अवस्था के अनुसार अगर आपका बेसल डोज गया तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आकर आपकी उपज भी बढ़ती है। तो आज की ये खास बात आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भाई ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।